हम मैरिज को डिफाइन करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में। मैरिज सोशल एंथ्रोपोलॉजी में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हम इसकी डेफिनेशन को आज डिस्कस करेंगे कि मैरिज की डेफिनेशन वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से दी गई है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो मैरिज होती क्या है। ये एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनिवर्सल है। पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में ये फेमस इंस्टीट्यूशन है और ये करता क्या है, ये रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? सेक्सुअल रिलेशंस को और चिल्ड्रंस को लेजिटिमाइज करता है। ओके फाइन। तो हम इसको देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बहुत समस्या होती है किस बात में, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज को फेस करते हैं मैरिज की एक सिंगल डेफिनेशन देने में और इसकी यूनिवर्सलिटी को चैलेंज करने में और इसके फॉर्म्स, फंक्शन, सब चीजों के जो है वेरियस फॉर्म्स हैं। सो इसके हम डेफिनेशंस को आज देखने वाले हैं। नोट्स एंड क्वेरीज ऑन एंथ्रोपोलॉजी, इसकी द्वारा जो डेफिनेशंस दी गई है वो ये है कि मैरिज इज ए यूनियन बिटवीन, किस किस के बीच का यूनियन है मैरिज? मेन एंड वीमेन, मेन और वीमेन के बीच का यूनियन है मैरिज, जिसमें इस तरीके से है कि चिल्ड्रन बॉर्न टू द वीमेन, जो वीमेन है उसको जो भी बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग, उन दोनों के लेजिटिमेट वैध बच्चे होंगे। ओके, ये हमारी नोट्स एंड क्वेरीज की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन जो है ये भी इनएडिक्वेट पाई गई है, ये भी पूर्ण नहीं पाई गई है। क्यों? क्योंकि एडमंड लीच करके एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है, उनका आर्गुमेंट क्या है कि मैरिज इज नॉट ए सिंगल इंस्टीट्यूशन बट ए बंडल ऑफ राइट्स। मैरिज सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, मैरिज सिर्फ एक यूनियन को ही शो नहीं करती है, मैरिज सिर्फ एक बच्चे की लेजिटिमेसी से ही डिसाइड नहीं होती है, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व है। जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे लीगल फादर, किसी बच्चे का आपको लीगल फादर अगर देखना है तो वो मैरिज से डिफाइन कर सकते हो आप उसको। इसमें हम देख सकते हैं कि जो है ये मोनोपोली देती है किस चीज पे? दोनों स्पाउसेस जो पति पत्नी है उन दोनों की सेक्सुअल राइट्स पे मोनोपोली प्रोवाइड होती है बाया मैरिज। मैरिज से उनके सेक्सुअल राइट्स पे मोनोपोली हम डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो राइट्स है, ये इसको हम देखें तो जैसे नायर्स हैं केरला में, केरला की एक कम्युनिटी है नायर कम्युनिटी, वो जो वीमेन है ये एक रिचुअल हस्बैंड होता है। और दूसरा जो अगर हम केरला की नायर कम्युनिटी को देखें तो वहां पे एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, उससे पहले जो गर्ल्स हैं उनका एक रिचुअलिस्टिक मैरिज की जाती है, रिचुअलिस्टिक शादी की जाती है किसी मेल के साथ, जिसके साथ उसका कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता है, बट वो एक पैलिटाइन सेरेमनी के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद में वो एक रिचुअलिस्टिक मैरिज होती है। बाद में वो आफ्टर प्यूबर्टी वो जिस भी व्यक्ति से अपने सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करना चाहे वो कर सकती हैं। उसमें उसका जो रिचुअलिस्टिक हस्बैंड है उसका इसमें कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ बिफोर प्यूबर्टी एक सेरेमनी है, रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है, वो सिर्फ दिखावे की है। फाइन। तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन है। और जहां पे जो है सेपरेट लवर हो सकता है उसका, और जो कि बायोलॉजिकल फादर होता है उसके बच्चों का। ओके। और जो हमारी ये डेफिनेशन रही है नोट्स एंड क्वेरीज की, इसमें प्लूरल मैरिजेस को काउंट नहीं किया गया है, मल्टीपल शादियों को काउंट नहीं किया गया है। जिस तरीके से हम पॉलीगेमी को देखते हैं, वन हस्बैंड मोर देन वन वाइफ और वन वाइफ मोर देन वन हस्बैंड, जो है हमारी
प्लूरल मैरिजेस हैं, इसको भी हम हमारी जो नोट्स एंड क्वेरीज की डेफिनेशन है उसमें शामिल नहीं हुआ है। अब हम टेलर, एडवर्ड टेलर और हेनरी माइन की डेफिनेशन को हम अगर देखें तो इन्होंने, टेलर ने जो मैरिज की डेफिनेशन दी है वो दी है रेगुलेटर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन एंड रिप्रोडक्शन। मैरिज को इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो सेक्सुअल रिलेशंस का रेगुलेशन करता है कि कौन किसके साथ फिजिकल रिलेशंस मेंटेन कर सकता है जो कि लीगल होंगे, और रिप्रोडक्शन वो जो अपने आगे किसके साथ वो बच्चे करना चाहते हैं, इस चीज को भी रेगुलेट करती है शादी। हम देखें तो ये इवोल्यूशन ऑफ मैरिज पे इनका फोकस है, टेलर साहब का इवोल्यूशन ऑफ मैरिज पे फोकस है। प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी से मोनोगेमी तक का सफर ये बताती हैं। अब प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी से मोनोगेमी तक का इसमें इवोल्यूशन को शो करते हैं हमारे टेलर साहब, इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल इन्फेसिस है ये क्रिटिसाइज हुआ है सब सोसाइटीज में। जो हमारी, अगर इस तरीके से हम रेगुलेशन, सेक्सुअल रेगुलेटर और रिप्रोडक्शन से अगर शादी को डिफाइन करेंगे तो हमारे होमोसेक्सुअल मैरिज कहा जाएगी, जहां पे मेल एंड मेल शादी करते हैं, फीमेल फीमेल शादी करते हैं, ये है होमोसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल मैरिज। इसको ये इसका एक एक्सेप्शन है, तो यहां पे इस चीज को ये डिफाइन नहीं कर पाएगी। जैसे कि नायर्स है केरला में, वहां पे तो ताली टाइम सेरेमनी होती है जिसका कोई संबंध नहीं है कि वो बाद में, ये इसमें कोहैबिटेशन, जिसके साथ ताली टाइम सेरेमनी होती है वो साथ में रहे और रिप्रोड्यूस करे, जरूरी नहीं है। ये हमारी नायर कम्युनिटी का रिचुअल है। सो ये टेलर साहब की जो डेफिनेशन थी इसको खारिज करती है। ओके, अब हम मैलिनोस्की की डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैलिनोस्की साहब कह रहे हैं कि मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट है सेक्सुअल, जो रेगुलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट है सेक्सुअल एक्सेस का। अब मैलिनोस्की साहब जो है वो फंक्शनलिस्ट है, फंक्शनलिस्ट है। अब फंक्शनलिस्ट जो होते हैं वो कोई भी चीज को उसकी नेसेसिटी के हिसाब से डिफाइन करते हैं, उसकी जरूरत क्यों है। हमारे मैलिनोस्की साहब है वो कहते हैं कि ये रेगुलेटर है किस चीज का, सेक्सुअल रिलेशंस का। शादी है रेगुलेटर है सेक्सुअल रिलेशंस का, ये रेगुलेट करती है। तो हम देखें फाइन, जिस तरीके से हम देखें कि इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि घोस्ट मैरिज है अफ्रीका में, न्यूयर कम्युनिटी में घोस्ट मैरिज है, इसमें तो कोई रेगुलेटिंग सेक्सुअल रेगुलेशन नहीं है। और अगर हम देखें तो यहां पे हम सिर्फ मैरिज को सेक्सुअलिटी तक इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको सीमित नहीं कर सकते हैं। और हमारी मोनोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल मैरिजेस हैं, ये भी हमारी सेक्सुअलिटी से परे हैं। हम रेडक्लिफ ब्राउन की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ये सोशल डायमेंशन की तरफ जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन जो है हमारे, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है। ये फंक्शनलिस्ट तो है, किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे उसके फंक्शन से, उसकी जरूरत से, वो क्यों सोसाइटी में बनी हुई है उसकी जरूरत से। लेकिन ये इंडिविजुअलिटी पे कम फोकस होता है, इनका सुपर स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस होता है। फाइन, जैसे सोसाइटी की स्टेबिलिटी को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन इस से आते हैं। इन्होंने सोशल डायमेंशन को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। ये कहते हैं मैरिज एक ऐसा यूनियन है जो कि सोशली रिकॉग्नाइज्ड फादरहुड को डिसाइड करती है, कि जो बच्चे हैं उसके सोशली रिकॉग्नाइज्ड लेजिटिमेट फादर कौन होंगे, इस चीज को लेजिटिमाइज करने का काम हमारे मैरिज का है। जबकि अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो ये जो है मैट्रिलिनियर सोसाइटीज पे लागू नहीं होगी,
जहां पे फादरहुड जो है सोशली रिकॉग्नाइज्ड होने की इतनी नीड नहीं है, जो हमारी मैट्रिलिनियर सोसाइटीज हैं, हमारी जो पैट्रियार्कल या पैट्रिलिनियर सोसाइटीज है, यहाँ पे फादरहुड को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। जबकि जो हमारी मैट्रिलिनियर सोसाइटीज है, वहां पे कौन पिताजी किसका है, इट डजंट मैटर अलॉट। द बायोलॉजिकल फादर जो होता है मैट्रिलिनियर सोसाइटीज में, इसको सिग्निफिकेंट नहीं दिया जाता है उतना, क्योंकि जो मदर्स ब्रदर होते हैं, मामा, यही बच्चे की अपब्रिंगिंग, जो उसकी देखभाल करना, वो बच्चा की सारी जरूरतें का ध्यान रखना, ये उसके मदर के ब्रदर मींस मामा इस चीज को देखते हैं। ये हमारी मैट्रिलिनियर सोसाइटीज में होता है। अगर हम कैथलीन गो की डेफिनेशन पे जाएं, तो वो भी यही कहती है कि जो मैरिज है वो क्या देती है, रिकॉग्नाइज्ड सोशल फादर फॉर ऑफस्प्रिंग्स। ये भी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में बात हो रही है कि ये भी सोशल फादर और रिकॉग्नाइज्ड सोशल फादर की बात कर रही है। ये मैरिज की डेफिनेशन है। अगर हम देखें तो इनकी डेफिनेशन का जो क्रिटिसिज्म है ये है कि ये जेंडर वाइज है, ये किसी एक जेंडर को फेवर कर रही है, और जो हमारी जो वीमेन मैरिजेस हैं न्यूयर्स में, इसको भी इन्होंने प्रैक्टिस में नहीं लिया है। और जो हमारा घोस्ट मैरिज है, इसको भी कंसिडर नहीं किया गया है अमंग द न्यूयर्स ऑफ अफ्रीका। हम एडमंड लीच की डेफिनेशन देखते हैं। एडमंड लीच ने तो कहा है कि मैरिज इज अ बंडल ऑफ राइट्स। कौन कौन से बंडल ऑफ राइट्स? इसमें सेक्सुअल राइट्स होते हैं, सेक्सुअल राइट्स होते हैं दो स्पाउसेस के बीच, पति पत्नी के बीच। इसमें इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं, उनके फाइनेंशियल शेयर होते हैं, और उनमें लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं। इनहेरिटेंस, उनकी संपत्ति को किस तरीके से वो लोग साझा करेंगे, शेयर करेंगे, या फिर जो पेरेंट्स की संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी, वो बच्चों को ट्रांसफर होगी, दैट इज इनहेरिटेंस। और किनशिप अलायंस, उनके और सारे संबंधियों के रिश्ते को डिफाइन करता है। ये मामा का बेटा, बुआ और चाचा एंड अदर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस ये डिफाइन करती है। और अगर हम देखें तो लेवी स्ट्रोस की डेफिनेशन देखें तो लेवी स्ट्रोस हमारी अलायंस थ्योरी को देती है। अब ये अलायंस थ्योरी क्या है? अलायंस थ्योरी कहती है कि मैरिजेस अलायंसेस करने के लिए की जाती हैं। अलायंसेस करना मतलब अपने संबंध विस्तार करना या कहीं पे संबंध को क्रिएट करना। जैसे मैरिज करने से एक फैमिली दूसरी फैमिली से जुड़ती है, तो एक फैमिली दूसरी फैमिली से अलायंस बनाती है। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी पर्पस है, लेवी स्ट्रोस ने कहा प्राइमरी पर्पस है मैरिज का, ये यूनियन नहीं है इंडिविजुअल्स का, जबकि ये है एक्सचेंज ऑफ वीमेन। यहां पे वीमेन को एक्सचेंज करते हैं, वीमेन को देते हैं, बिकॉज दो ग्रुप के बीच में एक्सचेंज ऑफ वीमेन होता है, जिससे कि क्या क्रिएट हो पाए, अलायंसेस क्रिएट हो पाए और सोशल कोहेजन, सोशली एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ पाए, एक फैमिली दूसरी फैमिली से कनेक्टेड रहेगी। ये सोशल कोहेजन और अलायंस के को दर्शाता है। अब इसमें इंसेस्ट टैबू नाम की एक चीज है जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे। ये चीज हमें कंपेल करती है, मजबूर करती है कि हम जो एक्सचेंज ऑफ वीमेन है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ करें। वो अपने घर परिवार और जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं, पहले से जो रिश्तेदार हैं करीबी, हम अपने क्लोज किन ग्रुप में ना करें। सो इसकी वजह से भी हमारा जो अलायंस थ्योरी है ये प्रूव होती है, और ये अलायंस थ्योरी में अलायंस का विस्तार होता है। अगर हम देखें तो ये पर्सपेक्टिव है, ये इंडिविजुअलिटी से जो है सोशल की तरफ हमें शो करता है।